सादर नमस्कार परमादरणीय सज्जनों। मैं वीरमदेव बूढ़िया आप सभी का वीर तेजा नवसृजन संस्थान बाड़मेर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपको याद होगा, हाल ही में हमने एक ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक बाड़मेर व बालोतरा जिले में किया और उसके पश्चात लगातार हम उसके रिजल्ट का काम कर ही रहे हैं। और इस बीच में हमने बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों में एक बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बेटा बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। जी हाँ सज्जनों, आप सभी के लिए ये अभियान एक नया होगा, लेकिन आज के समय में जिन समस्याओं से बेटे जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से उन्हें उबारने के लिए हमें इस अभियान की महती आवश्यकता महसूस हुई। और हमने गहन विचार विमर्श किया और हमारी टीम के साथ विचार विमर्श करने के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हम बाड़मेर और बालोतरा से शुरुआत करेंगे और राजस्थान में एक शानदार अभियान चलाएंगे। एक ऐसा विशाल अभियान चलाएंगे जिस अभियान के माध्यम से जो बेटे हैं, उन बेटों की जिन जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से उन्हें उबारने के लिए हम सभी मिलकर एक किसी न किसी प्रकार का हल निकालेंगे और बेटों को उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, यह जो अभियान है बेटा बचाओ अभियान, ये किसके लिए है, इसमें कौन शामिल हो सकता है, किस प्रकार से इसका जो सिस्टम रहेगा इसे चलाने का, उसके बारे में आज विस्तार से टू द पॉइंट, वन टू वन अपन इस पे बात करते हैं। तो यह अभियान किसानों के लिए है, यह अभियान विद्यार्थियों के लिए है, युवाओं के लिए है, मजदूरों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। यानी कि इस अभियान के माध्यम से समाज के शोषित, कुंठित और पीड़ित वे लोग जो वास्तव में काफी समय से न्याय के लिए तरस रहे हैं, काफी समय से अधिकारों के लिए तरस रहे हैं, काफी समय से अपने हक की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, सभी बिखरे बिखरे लोग अपने अपने जगह पर इन समस्याओं से निपटारा करने का कुछ न कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। उन समस्त लोगों का यहाँ एक संगठन बनाकर एक बड़े स्तर पे सभी मिलकर उन समस्याओं का हल ढूंढेंगे, ताकि ये समस्याएं किसी हद तक यहाँ से हम लोगों का यानी कि युवाओं का पीछा छोड़ेगी। आपके हिसाब से ये समस्या क्या है और क्या हो सकती है? कई लोग कहते हैं कि बेटों को बचाने की क्या आवश्यकता है और बेटों को कौन मार रहा है, क्या है? तो मैं उन सज्जनों को बताना चाहूंगा कि बेटों को कोई नहीं मार रहा है, लेकिन जो बेटों को मार रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता। आज बेटों की हालत खराब है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक बेटा स्कूल में जाता, उस बेटे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। जो शिक्षा उसे सीखनी चाहिए थी, जो उसके भविष्य में काम आने वाली चीजें, उस शिक्षा तक वो पहुंच नहीं पाता है। आगे कॉलेज में जाता है तो कॉलेज की शिक्षा उसे नसीब नहीं होती है, क्योंकि कॉलेज का आज का सिस्टम डोनेशन वाला है। यानी कि वहाँ बहुत बड़े बड़े वो बैठे हैं लोग और वे दान लेते हैं, और शिक्षा एक बिजनेस है या फिर कोई एक ऐसा धर्मशाला बन गई है जिसमें विद्यार्थी पूरी तरह से शिक्षा नहीं ले पाता है। वहाँ कॉलेज की हालत ऐसी है कि वहाँ बड़े बड़े ताले लगे होते हैं, सिर्फ एक ही कमरा खुला होता है जिसका नाम होता है ऑफिस। उसमें फॉर्म लिए जाते हैं और फीस जमा की जाती है। इसके अलावा बहुतायत जो कॉलेज है उनमें शिक्षा नहीं दी जाती, उनके केवल और केवल एडमिशन चलते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी साथी है, कॉलेजों की ये हालत देखते हुए वे वहां से जैसे तैसे करके अपने भविष्य को बर्बाद किए बिना वे किसी कोचिंग संस्थान के मतलब आसरा लेते हैं और वहां जाके वे अपनी पढ़ाई करते हैं। बड़ी मुश्किल से उनके माँ बाप 2 रुपए घर के लिए जुटाते हैं और वे पैसे कोचिंग संस्थान को देके और उनको जैसे तैसे करके कहीं एडजस्ट होना पड़ता है। तो शिक्षा की ये कंडीशन है। हमें पहली क्लास में शिक्षा नहीं मिली, दूसरी में 5वीं 10वीं तक 12वीं तक शिक्षा नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बेटों की नींव बुरी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कमजोर हो चुकी, खोखली हो चुकी है। और उन बेटों को शिक्षा कैसे मिले, हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। साथियों, शिक्षा के लिए हम
हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं। हम कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि हमारे बेटों को शिक्षा मिले, सही बात है। हम कहते हैं कि शिक्षक नहीं चाहते और शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहते। हो सकता है कुछ हद तक ये बात सही हो, कोई शिक्षक ऐसे भी होंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हम अपने बेटों पे ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि हमारे जो बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, जब उन्हें हम स्कूल भेजते हैं, हम पूरी तरह से उन्हें मतलब स्वतंत्र करके भेजते हैं। हम कभी उनके पीटीएम में नहीं जाते, कभी हम उनके पीछे नहीं जाते, कभी हम शिक्षक को नहीं कहते, शिक्षक से स्नेह पूर्वक हम बात तक नहीं करते, हम बेटे के हाल-चाल नहीं पूछते। और जिस दिन शिक्षक अगर उसको कुछ कह देता है, उस दिन हम उनसे एक दिन स्कूल जाते हैं शिक्षक से लड़ाई करने के लिए। अरे आप कौन-सी शिक्षक से लड़ाई करने के लिए जाते हो? वह शिक्षक जो 1000 किलोमीटर दूर से आकर अपने गाँव में, अपने यहाँ पर बेचारा किसी इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर पढ़ाने का काम करता है और उसके बाद में सरकार उसके ऊपर इतने काम लाद देती है, फिर भी वो पढ़ाने का काम करता है। और उसको 2 शब्द अच्छे सुनने की जो मन में होती है कि वो आदमी आएगा और उनसे मैं हँस के 2 मिनट बात कर लूँगा, मेरा दुखड़ा सुनाऊँगा, और उस व्यक्ति को आप पता नहीं क्या-क्या कह के आ जाते हो और इस प्रकार से हमारे बेटों की शिक्षा ध्वस्त हो जाती है। तो साथियों, शिक्षा में न कि हमारा दोष है, न कि हमारे बेटों का दोष है, न कि शिक्षकों का दोष है, न कि सरकार का दोष है। हम सबका मिलकर इस दोष है और इस दोष को दूर करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। दूसरी मैं बात करूँगा कि किसान, हमारा जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग जो हमारी खेती है, वो खेती अनपढ़ और गँवार लोगों का काम बन के रह गई है। इस खेती के अंदर बहुत बड़ी संभावना है, इस खेती को वापिस सँवारने और सुधारने और वापिस संबल बनाने की आवश्यकता है। तो हम खेती के अंदर नवाचार करवाएँगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। किसान जो केमिकल का अधिकतर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करना प्रारंभ करेंगे। पशुपालन के अंदर जो किसान थोड़ा-थोड़ा मात्रा में पशु लेके बैठे हैं और उनके पशु की हर प्रोडक्ट का जो मोल-भाव होता है, वो एकदम नॉर्मल तरीके से होता है। हालाँकि बहुत बड़े-बड़े शहरों की हालत खराब है, वहाँ किसी भी प्रकार का शुद्ध चीज़ नहीं मिलती, ना तो वहाँ शुद्ध दूध मिलता है, ना शुद्ध दही, ना घी, ना मांस वगैरह कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ के जो पशु हैं, इन पशुओं की अच्छी से देख-रेख की जाए तो वास्तव में बड़े स्तर पे देखा जाए तो ये मतलब पशुपालन हमें करना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी एनवायरनमेंट है, ज़मीन है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास उनका नॉलेज है, सब कुछ होते हुए भी हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि किसान, पशुपालक और मज़दूर वर्ग है, इनको इनकी आय को बढ़ाने के लिए, इनको खुश देखने के लिए और इनकी मेहनत को कम करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के अंदर, जैसे मैं विशेष तौर पे बाड़मेर की बात करना चाहूँगा। बाड़मेर के जो विशेष करके उसमें चौटन इलाका आता है। चौटन इलाके की लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन की खबर आती है, वो होती है आत्महत्या की खबर। और बाड़मेर इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ अगर होती है तो वो बाड़मेर में होती है। इसका विशेष कारण क्या हो सकता है? हम अखबार में सुनते हैं, देखते हैं और उसको पता नहीं किस-किस ढंग से अलग-अलग तरीके से सोच लेते हैं, लेकिन इसका कोई न कोई लॉजिक रहा होगा, कोई न कोई इसकी तकलीफ रही होगी, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उस आत्महत्या से लोगों को बचाने के लिए हमें कदम उठाना होगा। और हम एक इसके अलावा एक सुन रहे हैं, हमेशा-हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे चेहरे के सामने, अखबार में देखते हैं, नेट पे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के ऐसे लड़के हैं, जिनको हम एक अलग से अलग नाम से पुकारते हैं, जो कि तस्कर कहते हैं उन्हें, तस्कर। कि ये तस्कर लोग हैं, ये समाज के असामाजिक तत्व हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस प्रकार से मानता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये जो तस्कर लोग हैं, इनकी कुछ न कुछ समस्याएँ भी हो सकती है। मैं बताना चाहूँगा साथियों, कोई तस्कर क्यों बनेगा? कोई आदमी बंदूक की नोक पे समाज से कट के अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, अपने सारे परिवार को एक दांव पे लगा के, और वो एक इस प्रकार का ऐसा जो घटिया काम, ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेगा? कोई नहीं सोचता उसकी मजबूरियां क्या है, कोई नहीं सोचता उसकी समस्याएं क्या है। हम तो केवल इतना ही सोचते हैं कि इस बंदे ने ये काम क्यों किया। प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा, जो मेरे ओपिनियन से, मेरे विचार इस प्रकार से हैं
कि एक व्यक्ति कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करने और कर्जे से छूटने के बीच का जो रास्ता है वो है तस्करी का काम करना, जो गलत काम करना। वो इसके मुझे मेरे हिसाब से कि समाज के मृत्यु बोझ से संबंधित, नशे से संबंधित, अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुए जो कर्ज है, उस कर्ज में फंसे हुए आदमी को या तो दिखती है मौत और या दिखता है इस प्रकार का काम। क्योंकि अगर वो सही तरीके से काम करे तो उसका परिवार पूरी तरह से ध्वस्त होता उसको दिखाई दे रहा है। वह अपने परिवार की खुशियां कभी धूमिल नहीं होने देना चाहता है, इसलिए मजबूरी में उस बेटे को ये काम करना पड़ता है, सब लोगों को इग्नोर करके उसको करना पड़ता है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जो हो सकता है उनको मजबूरी में काम करने पड़े, लेकिन वे लोग भी कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हमें कोई बचाया जाए, हमारे ऊपर कर्ज कम हो जाए, ये ऐसे फालतू के सिस्टम नहीं हो, ये बाल विवाह मृत्यु भोज के सिस्टम नहीं हो, तो हम भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम कर्जे से मारे हुए हैं, इधर लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, हर व्यक्ति घर पे आके डेली का दरवाजा खटखटाता है कि भाई पैसे लाभ लाए कहां से। काम धंधे बंद हो गए हैं, मशीनरी इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति का काम ही खत्म हो गया है। ऐसे के अंदर कोई व्यक्ति किस प्रकार से काम करेगा, तो उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं। अच्छा, रही बात है उसको तस्कर क्यों कहा जाता है, मेरे विचार से तस्कर कहना गलत है। गलत किस प्रकार से है कि समाज के अंदर सरकार ने पहले आदत डाली लोगों की। सरकारों ने डोडे के अलग अलग जगह पर केंद्र खोले थे, और डोडो के और दारू के केंद्र खोलने के बाद में वो उनके मन में अचानक आए, अचानक वो पॉलिसी ले ले आए और वहां लाके उन्होंने उस चीज को बंद कर दिया। लेकिन जो लोगों की आदत थी उस आदत के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। जिनकी आदत पड़ गई थी उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई उनके लिए लाइसेंस नहीं बना के दिया, उनको कोई चीज उपलब्ध नहीं करवाई गई। वे लोग इन डोडो को दवाई के रूप में ले रहे थे, या आदत पड़ गई थी, वे कैसे भी उसको ले रहे थे। लेकिन उन लोगों ने, यानी कि सरकारों ने उनके बारे में नहीं सोचा। सरकारों ने इस चीज को गलत मानकर या किसी भी मादक पदार्थ के रूप में इसको रखकर और इसको बंद कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग जिनकी आदत पड़ गई थी वे मरने लगे, वे बीमार रहने लगे। अब उनके बेटे अपने बाप को, अपने पिताजी को, अपने परिवार के अपने संबंधी को डोडो की वजह से या फिर ऐसी मादक पदार्थ की किसी ऐसी वजह से मरते हुए कैसे देखे। तो उन्होंने, उनकी मजबूरी बन गई थी कि कहीं से लाओ, कैसे भी करो और इसको उन लोगों तक पहुंचाया जाए। और एक तरफ एक प्रकार से देखा जाए जो जिसको तस्कर हम कहते हैं, वे लोग समाज के लोगों की वास्तव में उन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को सहारा दे रहे हैं। और इसके बदले उन्हें मिलता क्या है, उन्हें वो पकड़े जाते हैं तो कोई उनके लिए वो दो शब्द भी ऐसे नहीं कहना चाहता कि बेचारे को पकड़ लिया, वो कहते हैं ठीक है तस्करी का काम कर रहा था उसको पकड़ लिया। तो बेटों की हालत यहाँ भी खराब है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग इस प्रकार के काम करें, मैं कहता हूँ ये काम ये छोड़ दे, और ये काम इसलिए छोड़ दे कि हमारे लोग वहां पीना बंद कर दें। तो पीना बंद तब कर देंगे जब उन लोगों को शिक्षा मिलेगी, नॉलेज आएगा, उनके सामने मतलब ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, तब वे लोग इस चीजों को छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो वे लाना बंद कर देंगे। अब हर प्रकार से एक मजबूरी बन चुकी है, तो ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये लोग बदमाश क्यों होते हैं, बिना बदमाशी के ये काम होता नहीं है। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि इन लोगों को मजबूरी में बदमाशी करनी पड़ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि पुलिस और प्रशासन, इनकी जानकारी के बिना शायद ये काम नहीं होते होंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन की जानकारी के बिना अगर कोई काम होता है तो वे एक दिन तक हो जाता है, 2 दिन तक, 5 दिन तक हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक इतने बड़े स्तर पे इनका नेटवर्क कभी नहीं होता। ये सब, ये भी लोग मजबूर हैं, सरकारें भी मजबूर है, नेता भी मजबूर है, सारे लोग एक दूसरे से मजबूर हैं, लेकिन इस चीजों को कोई उनकी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कोई अलग भी चीज हो। और आगे मैं बात करना चाहूंगा मृत्यु भोज की। तो बहुत सारे लोग अभियान चल रहे हैं,
मृत्यु भोज बंद कर दिया, मृत्यु भोज बंद कर देना चाहिए, मैं मृत्यु भोज बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मृत्यु भोज बंद नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज बंद होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, कितना भी कैसा भी व्यक्ति है, कितने भी कसमें ले ले, कुछ भी कर दे, मृत्यु भोज बंद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बता रहा हूँ कि किसी भी घर में मृतक के जो परिवार वाले अपने घर में भोजन बनाएंगे, 12 दिन तक वो भोजन, अगर कोई अपने घर पे मेहमान आएगा उसको भोजन खिलाएंगे, तो वो मृत्यु भोज ही है, और है क्या। एक तरीका तो ये हो गया कि मृत्यु भोज, मृतक के घर किया गया भोजन ही मृत्यु भोज का कहलाता है। अच्छा, इसके बाद में रही बात है कि 12वें दिन जो भोजन करवाया जाता है, तो 12वें दिन वो बात है कि हमारे सगे संबंधी, हमारे मेहमान, उसमें अंतिम जो जो भी कार्यक्रम होता है सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार, उसमें जो आते हैं, उन लोगों को मृत्यु भोज के बारे में, मतलब किस प्रकार से मना करेंगे, भाई आपको हम खाना नहीं खिलाएंगे, यहाँ से चले जाओ, हम तो, हमारे तो बंद है, हम खाना पीना कुछ भी नहीं खिलाएंगे, ऐसा कोई करेगा? नहीं कर सकता। हमारे घर पे लोग आते हैं, हमें खाना खिलाना पड़ेगा, हम भूखा भूखा जहां तक हमारी कोशिश होगी हम उन्हें भूखा नहीं जाने देंगे। लेकिन हम इस मृत्यु भोज के सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। सुधार इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई हम किस खुशी में बड़े बड़े लड्डू, जलेबी, घेवर, पूड़ी वगैरह, यानी कि बहुत सारी जो मिठाइयाँ होती है, ये कौन सी खुशी में बांट रहे हैं? क्या हम अपने परिजन के मरने की खुशी के अंदर लड्डू बांट रहे हैं? ये क्या हमारी मूर्खता नहीं है? हमें ये लड्डू नहीं बाँटने चाहिए, हमें बड़े-बड़े जो आयोजन नहीं करने चाहिए। हमें सिंपल साधारण तरीके से उन लोगों की भूख, जो आते हैं हमारे घर पे, उनको भूख सभी को लगती है, तो उनकी एक टाइम की जो भूख लगती है उन्हें, वो भूख उनकी तृप्त हो जाए। यानी कि हम उनको एक टाइम का भोजन दे दें, ताकि वे लोग हमारे घर पे आए, हमें मिलने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए आए, हमारा दुःख बाँटने के लिए आते हैं। भूख सभी को लगती है, अगर वे लोग वो भोजन करते हैं, तो वो लोगों को सादा भोजन खिलाना चाहिए, ताकि उनकी भूख शांत हो जाए और वे लोग, मतलब भोजन के लिए इधर-उधर वे भागते नहीं फिरे। तो ये भी ज़रूरी है, समाज का एक पार्ट है। और दूसरी बात रही कि हम एक कार्यक्रम के अंदर, मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम होता है, वो आपको लगता है कि एक विकट परिस्थितियां, मृत्यु भोज का जो भी होता है, किसी की मौत होती है, उससे पहले वो कई दिन तक बीमार रहता है, 1 साल 2 साल तक। जो कमाने वाला बेटा होता है, वो उन पिताजी के पास में बैठता है, क्योंकि उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी देख रेख करनी पड़ती है। वो कमाना बंद करके, इनकम उधर से बंद हो जाती है, और इधर से दवाइयों के पैसे चालू हो जाते हैं। करते करते वो 2-4 लाख का कर्ज तो पहले ही ले लेता है। उसके बाद में जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर भी उसका इनकम तो उसकी बंद ही है, और ऊपर से 5-7 लाख रुपए और हो जाते हैं। और आज के समय में अगर ब्याज की बात करें, तो ईएमआई चुकाते चुकाते उसकी सारी उम्र कट जाती है, पैसे पूरे ऊपर के ऊपर रहते हैं। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता है, वो अपनी खुशियां नहीं मना सकता, वो बढ़िया ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता, मतलब वो ढंग का घर नहीं बना सकता। उसको एक दिन का भोजन कराने के चक्कर में उसके कई साल दुख में बीत जाते हैं। इसलिए हमें इस भोजन की प्रक्रिया को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। यानी कि बड़े-बड़े मिष्ठान वगैरह बनाने की बजाय हम सादा भोजन बना सकते हैं। हमें पता है रोटियाँ बनाने से पार नहीं पड़ता, और आज के समय में कोई रोटियाँ बनाता नहीं है, और खाते भी लोग कम हैं। हलवा और चने, ये एक सिंपल भोजन है आज के समय में, और ये सिंपल भोजन बना देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाने से हमें परहेज़ करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। और 12 दिन तक जो मृतक के घर पे जो नशा वगैरह जो इस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, वो हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नशे से किसी का भला नहीं होगा। उल्टे हम 1-2 लाख 4 लाख के नीचे क्यों जाएं, और दूसरा बात है, पैसों के नीचे जाए तो जाए, लेकिन 15 दिन तक एक घर में बैठ के एक बंदा लगातार अगर नशा करेगा, तो 16वें दिन उसकी आदत पड़ जाएगी, और वो एक नया बन्नानी तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो बन्नौनियों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक मृत्यु भोज में एक मृतक के घर पे 12-15 दिन का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में कम से कम 4 से 5 नए लोग तैयार होते हैं। और बन्नानी एक दूसरे का, मतलब इतना ख्याल रखते हैं, अरे यार मेरे हाथ का थोड़ा सा ले ले, मेरा थोड़ा सा ले ले, अरे थोड़ा यार क्या फर्क पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके उसके बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, फिर वो सूट नहीं पाता है, उसकी आदत बन जाती है, उसकी कुछ दिन तक हड्डियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो ऐसी चीज है, नशा है। तो नशे के कारण उसको धीरे धीरे ये चीजें लेनी पड़ती है। और साथ में हम क्या करते हैं,
मृत्यु भोज के साथ साथ में एक बाल विवाह की रस्म अपन अदा करते हैं। अपन कहते हैं धर्म का काम है, धर्म की एक बेटी को धर्म शादी करना जरूरी होता है। कौन सी खुशी में हम वहां पर मांगलिक कार्य करते हैं, ये हमारी मति मारी गई है। हम वहां किस प्रकार से ये काम कर सकते हैं, यानी कि शादी जैसा मांगलिक काम जिसके जो दो परिवार आपस में मिलते हैं, दो रिश्ते आपस में मिलते हैं, दो दिल आपस में मिलते हैं, उस जगह पर हम जाकर मृतक के दिन वहां एक साइड में रो रहे होते हैं और दूसरी साइड में हम वहां पर हल्दी वगैरह ये रस्म अदा करते हैं। तो ये हमारे समाज की एक विडंबना है। इस प्रकार की जो रस्म को हम बंद कर देना चाहिए। खूब धर्म कमा लिया, खूब पुण्य हो गया, सारे बैकुंठ में चले जाएंगे। अब इस चीज को हमें बंद कर देना चाहिए। तो साथियों, बाल विवाह से क्या होता है? बाल विवाह से कई परिवार उजड़ गए हैं, कई परिवारों को मतलब रिश्ते टूट गए हैं। आज जो छोटे समय में सगाइयां की थी, हमारी जो कंपटीशन रहता है ना कि भाई हमारा बेटा हुआ या बेटी हुई, तो पहले होते ही बेटा तेरे बेटा और मेरे बेटी हुई, मेरे बेटी बेटा और तेरे बेटी हुई, तो अपन वहां अपन सगे बन जाएंगे, सगाइयां कर देंगे। ये समय चला गया है, समय बच्चों की स्वतंत्रता का आ गया है। बच्चे एक दूसरे को पसंद करके शादियां करने लगे हैं और ये वाजिब है, क्योंकि हम किसी के साथ अगर एक महीना मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हजार बार पूछते हैं वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति मेरा मान सम्मान करेगा नहीं करेगा, वो व्यक्ति मुझे पैसे देगा या नहीं देगा, मेरी मजदूरी कहीं खा तो नहीं जाएगा, उसका व्यवहार कैसा, उसका रहन सहन कैसा, उसका परिवेश कैसा है, वो क्या है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हम इतना एक महीने के लिए सोचते हैं। हमारी एक बेटी को, एक वो बेचारी नाजुक सी बेटी है, और उस बेटी को हम पूरी जिंदगी भर के लिए एक अनजान के पीछे धकेल देते हैं। हम एक मिनट तक नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं उसका परिवार अच्छा है, लेकिन उसके बेटे के लक्षण क्या है वो हमें पता है। यानी कि इस प्रकार से बेटी, आज के समय की जो बेटियां हैं या बेटे हैं, इन चीजों को सहन नहीं कर पाते। हमें इनकी जो परिस्थितियां समझनी होगी, और इन्हें सगाई से ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है, हमें अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। सगाइयां बाद में हो जाएगी। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम जहाँ शादियां करते हैं, तो शादियों के अंदर हमारी एक रिवाज बनेगा कि जितना ज्यादा सोना लाएगा तो वही बहू को लेके जाएगा। यानी कि हम सोने की होड़ लगाते हैं, कर्जा लेके 5-10 लाख का, 20 लाख का कर्जा लेके हम आगे वाले को मजबूर करते हैं कि हमारे घर पे सोना लेके आओ, हमारी बेटी कितना सोना होना चाहिए, हमारे ये आसपास के परिवारों में शान होनी चाहिए, शान की उसकी बेटी कितना सोना लेके आए। आपको ये पता है वो कर्जा आपकी बेटी के ऊपर हो रहा है। आपकी बेटी जिंदगी भर तक उस सोने को पहनता कौन है, दिखाती किसको? वो कर्जे में डूबी हुई है, वो कभी खुश नहीं रहती। और आप उस सोने को क्या करोगे भाई? उस सोने को वापस अगर सुनार के पास लेके जाओगे तो वो 40% काट के 60% के पैसे देगा। यानी कि आप लाख रुपए ला रहे हो, वापिस आपको 60,000 दे रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो साथियों, हमें इन चीजों को कम करने के लिए एक मंच पे आना होगा। बहुत सारे हमारे समाज सेवी है, बहुत प्रकार से अलग अलग अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार मैं अखबारों में देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ, कई लोग मीटिंग करते हैं, वहां पर शपथ पत्र बांटते हैं कि आज मैं मृत्यु भोज बंद करने का शपथ लिया गया, आज उस समाज ने ये किया, इस समाज ने ये किया, और धीरे धीरे अपन प्रयास सभी कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो वो वापिस वो चीजें चालू हो जाती है। वो कहता है ये नहीं मानता, ये नहीं मानता। हमें अपने समाज के लिए, हमें जाटों का, भीलों का, मेघवालों का, रबारियों का, किसी भी जो राजपूत से लेकर हर प्रकार की जो जातियां हैं, उन जातियों से ऊपर उठकर इस अभियान में शामिल होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हम सभी मिलकर सामाजिक बुराइयों को दूर भगाने के लिए तैयार हैं। सामाजिक बुराई किसी जाति की अकेली की नहीं होती है, सामाजिक बुराई पूरे सिस्टम की होती है, पूरे समाज की होती है। और अपना समाज, अपनी सभी जातियां एक दूसरे के लिए काम आते हैं। हम कहीं पर भी बैठे हैं, हमारा पड़ोसी कोई भी हो, लेकिन हमारे काम आने वाला वो पड़ोसी ही होता है। इसलिए पड़ोसी की हम जाति नहीं देखते हैं, हम देखते हैं हमारे कठिन समय में वो काम आया कि नहीं आया। आज हम एक अभियान लेके आए हैं जिसका नाम है बेटा बचाओ अभियान। आपके सामने है। हमारे कुछ उद्देश्य हैं कि शिक्षा, जो उद्देश्य है कि शिक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित समाज व राष्ट्र के आधार, दिशाहीन युवा वर्ग को नशा, अशिक्षा, बेरोजगारी, कर्ज, अंधविश्वास व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर पुनः
सक्षम, संबल एवं स्वावलंबी बनाने हेतु साझा प्रयास करना, सभी मिलकर प्रयास करना। अंधविश्वास की बात करें तो आज भी हमारे गांवों में इतना अंधविश्वास है, या बिल्लियां रास्ता काटने लग जाती है, कोई सींक देता है, कोई फूंक देता है, और भोपे तो एनी टाइम चालू ही रहते हैं, उनका बिजनेस कभी बंद नहीं होता। यहाँ से गाड़ियां भर भर के लोग भोपों के पास जाते हैं और वहां से कुछ नहीं, ठगे वापिस आते हैं। कभी इस देवता की पूजा करते हैं, कभी इस देवता की पूजा करते हैं। मेरे देखने में 20-20 साल से ऐसे लोग हैं, वो भूपों के पास ही भटक रहे हैं। अभी उनके परिवार में कोई शांति नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके मन में कोई शांति नहीं है। तो आज मैं कहूंगा कि वर्तमान में बेटा इन तमाम समस्याओं से पीड़ित है और समय रहते इन्हें बचाना बहुत बहुत आवश्यक है। समाज, हमारे समय में कितनी कितनी प्रकार की समस्या है? 6 प्रकार की समस्या है। 6 प्रकार की कौन सी है? एक तो है सामाजिक बुराइयां, एक है आदतन बुराइयां। सामाजिक बुराइयां जो समाज स्तर की है, आदतन बुराइयां जो व्यक्ति की आदत पड़ जाती है और वे निकम्मे लोगों का काम होता है। एक होती है अशिक्षा, और एक होती है परंपरागत खेती, और एक है हमारी आर्थिक मजबूरियां, और एक होती है हमारी मानसिक बुराइयां। तो इस प्रकार की हमारे पास कुल 6 प्रकार की हमारी परेशानियां। इन 6 प्रकार की परेशानियों से बेटा परेशान हो रहा है, क्योंकि बेटा आज समाज, राष्ट्र व परिवार की धुरी है, उनका आधार है। और बेटा अगर मजबूर है तो कभी राष्ट्र, कभी परिवार, कभी वो अपना समाज है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो शुरुआत अपने बेटों से होती है। तो सामाजिक बुराइयों के अंदर बाल विवाह एक बहुत बड़ी बुराई है, मृत्यु भोज भी बुराई है, और दहेज प्रथा बुराई है। अब आप तो सोच रहे होंगे वीडियो देखने के बाद कि दहेज है ही नहीं, हमारे यहाँ कौन मांगता है दहेज, कौन किसको देता है? ये दहेज वाली तो बात ही मत करो भाई साहब, आप दहेज वाली बात छोड़ दो। मैं कहना चाहूंगा दहेज कोई नहीं मांगता, और कोई भी बाप अपनी बेटी को देने से पीछे भी नहीं रहता। उसमें कोई ना तो मांगने वाली बात है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन कई दिनों के बाद में उस बाल विवाह के, या उसके जो अपने एंगेजमेंट डिसमिस के बाद में, या कोई मतलब कुछ ऐसे अलग अलग सिस्टम चलते रहते हैं, उसके कारण से जो बेटी है वो कई दिनों के बाद मतलब संसार में नहीं रहती है, आत्महत्या कर लेती है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा ये होता है। और उस दिन उसके जमाई पर, उसके जो पति पर, उस लड़की के पति पर जो सबसे ज्यादा एफआईआर लगती, वो लगती है दहेज प्रथा की, कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, हमारी बेटी को परेशान किया जाता था, और तंग आकर उन्होंने बेटी को मार दिया। अब बेटी किसी भी कारण से मरी हो, बेटी तो मर गई, वो हमारी गलती से मरी है, और हम आगे वाले परिवार को बर्बाद किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। हम उसके उसके ऊपर थोपते ही जा रहे हैं, थोपते ही जा रहे हैं। तू हम कहें वैसे मान, उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसकी जिंदगी जाए भाड़ में, हमारी मूस का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। अरे भाई तू मान ले, हमारी इज्जत मान ले। बेटी तू तू चाहे वो कर, तेरे को छूट है, लेकिन उस बेटे को तो हम यूं देख लेंगे, अरे भाइयों क्या कर रहे हो, आप भी तो किसी के बेटे हो, सोचो जरा, सोचो समाज किधर जा रहा है। आगे बात करेंगे अशिक्षा की। अशिक्षा की बात हमने की थी। हमारे बाड़मेर की अगर मैं बात करूं तो मुझे कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात कर रहा हूँ, वो कहता है कंप्यूटर मेरे को नॉर्मल वैसे चलाना तो आता है मोबाइल की तरह, लेकिन टाइपिंग नहीं आती। टाइपिंग आती है तो वर्ड नहीं आता, एक्सेल नहीं आता। और आज अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बाड़मेर में किया जाए, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में अगर सर्च किया जाए तो RACIT के स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स के सर्टिफिकेट वो बाड़मेर में है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन सा काम किया कैसे जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होने के कारण वर्कर की कमी है। हमारे यहाँ वर्कर नहीं है समाज में। बहुत सारे लोग हैं, भीड़ खूब है, 98% लोग हैं जिनको काम आता ही नहीं है। आता है तो परफेक्ट तरीके से नहीं आता, इसलिए बाहर से लोग आके हमारे यहाँ पर काम करते हैं। यूपी बिहार से आने वाला बंदा यहाँ खाना बनाता है, क्यों? अपन उनसे बढ़िया खाना बना सकते हैं, हम यहाँ का रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। यूपी बिहार से आने वाला, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से वहां से आने वाला यहाँ पानी पूरी का ठेला लगा के काम कर लेता है, क्योंकि वो वर्कर है, वो मेहनत कर सकता है। हम यहाँ पर मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी आधी जिंदगी भटकते भटकते स्कूलों कॉलेजों में निकल जाती, वहां शिक्षा नहीं मिलती, और हमारी आदत ही ऐसी पड़ जाती, हम काम करना ही नहीं चाहते। तो साथियों, ये अशिक्षा की बात हुई। अशिक्षा के कारण बेरोजगारी है,
बेरोजगारी इतनी सारी भीड़ निकल रही है, वो कारण क्या है? शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा मिली होती तो वो सरकार के इंतजार पे नहीं बैठता, वो अपना खुद का कुछ न कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर देता। वो अच्छी तरीके से खेती कर सकता था, पशुपालन कर सकता था, या कोई ऑर्गेनिक चीज कर सकता था, या अपना खुद का व्यवसाय कर सकता था, या यहाँ से विदेश जा सकता था। कहीं पर भी जाके अगर उसके पास नॉलेज होता तो वो कुछ भी कर सकता था, बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण वो सरकार के भरोसे बैठा है। मेरे ध्यान में ऐसे कई लड़के हैं जो किसी समय लड़के थे और आज वे 2-2, 4-4, 5-5 बच्चों के बाप बन गए, 45-45 साल उम्र हो गई है। अभी भी वो एक कमरे के कोने में चिपक के बोले, क्या कर रहे हैं भाई? पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो? सरकारी नौकरी लेना। अरे तूने 25 साल से लेकर 45 साल, 20 साल तूने सरकारी नौकरी के लिए बिता दिए। अरे भाई काम कर लेता तो 20 साल के जितने लाखों रुपए तूने इस पढ़ाई पे खर्च किए हैं, वही पैसे अगर खर्च कर दे, तेरा आज अच्छा बिजनेस चल जाता और तेरे को यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी लोगों की नौकरी भी नहीं लगती। तो इसके कारण बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण पैसे नहीं होने के कारण लेना पड़ता है कर्ज, और कर्ज वापस नहीं भर पाते हैं तो फिर क्या होते हैं? या तो करते हैं गलत काम और या करते हैं आत्महत्या। तो साथियों, ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है। उसके बाद बात करूंगा मैं आदतन बुराइयां। आदतन बुराइयां क्या? लोग नशा करते हैं। अब नशा करते हैं, सभी कहते हैं नशा करते हैं, लोग ऐसे ही हैं। लोग ऐसे ही नहीं है। लोगों के पास शिक्षा नहीं है। मेरा तो एक ही रीजन है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, इसका मतलब नॉलेज नहीं है, इसका मतलब लेवल नहीं है। लेवल नहीं है तो लोगों के पास मतलब वो सोच नहीं है, वो काम नहीं है, लोग बिजी नहीं है, लोग फ्री है। आप एक स्टेटस लगाओ और 500 1000 लोग तो आप देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, दिन भर बैठ के वो स्टेटस देखते हैं, और करे तो करे क्या? उनके दिमाग में और चीज नहीं आ रही कि क्या कर ले। किसी ने बुला लिया मीटिंग के अंदर, एक ने बुलाया, 500 जने चले गए कि आज वहां पर मोदी जी आ रहे हैं, 5,000 10,000 20 50,000 लोग आओ 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 आओ। क्योंकि उनके पास टाइम पड़ा है, उन्हें कहीं और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। कहाँ जाना था? मोदी जी जाना है। गाड़ी फ्री जा रही है, फ्री जा रही है, आपको यहाँ से ले जाएंगे, वहां पटकेंगे, वहां से ले जाके घर उठा के छोड़ देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। बीच में मिला तो एक बार हलवा पूड़ी कुछ भी खिला देंगे, पानी की बोतल, और वहां पर अगर 20 लीटर की बोतल मिल जाती है तो हाँ जन्नत में बैठे, इस प्रकार का महसूस करते हैं। क्योंकि काम नहीं है, निकम्मे होने के कारण हमारे पास में नशा करने के अलावा है ही तो क्या। एक व्यक्ति नशा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके पास आधा घंटा बैठेगा तभी तो वो नशा सीखेगा। अगर उसके पास टाइम नहीं होता तो वो नशा सीखता नहीं, उसके पास बैठता नहीं। मतलब ये सिस्टम खत्म होता। अगर बैठता, अगर उसका लेवल अच्छा होता, स्टैंडर्ड लेवल होता, यानी कि वो अधिकारी है कोई, माना कि आरएस का आरएस अधिकारी है, वो किसी घर पे जाके गुटखा कैसे थूक लेगा फटाफट? क्यों नहीं थूक सकता? कि उसको लगता है कि मेरा कुछ लेवल है। वो अधिकारी किसी घर पे जाके बीड़ी कैसे पी सकता है? मतलब आप खुद समझ गए होंगे कि खुद की इंसल्ट कोई करवाना नहीं चाहता। और जब नशाखोरी ज़्यादा बढ़ जाती है और काम किसी को करना होता नहीं है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीके से काम करवाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार कोई अधिकारी नहीं करते, हम खुद होते हैं करने वाले। हम खुद ही जाते हैं कि साहब 2-5 रुपए लेने जो ले लो, इतना काम तो वो होना पॉसिबल तो है नहीं, और आप कर लो और मैं कर लेता हूँ और ये सारा काम सेट हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और यही आगे जाके अपराध को बढ़ावा देते हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो वो पैसों के चक्कर में अपराध को बढ़ावा देते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं तो फिर वो अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो समाज की खाई है, इस खाई को अपने को कम करने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मैं विशेष पॉइंट पे बात करूंगा, वो है परंपरागत खेती। परंपरागत खेती एक ऐसी खेती है, किसान भगवान के भरोसे पे काम करता है, और भगवान के भरोसे पे वो ठगा का ठगा रह जाता है, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। बेचारे के पास में इतनी मेहनत करने के बाद भी साल भर से चैन से सुख से रह सके, इतना उसके पास पैसे नहीं आते। 100 बीघे का खेत जोत ले, लेकिन उसके पास होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो परंपरागत पुराने ढर्रे से, पुराने तरीके से खेती कर रहा होता है। आगे मैं बताऊंगा मानसिक बुराइयां। मानसिक बुराई का मतलब है मोबाइल का दुरुपयोग। हम सभी के पास मोबाइल है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मोबाइल से बना रहा हूँ, लेकिन इस मोबाइल का अगर मैं सदुपयोग करूँ तो इसके हजारों गुण हैं, अगर मैं दुरुपयोग करूँ तो कोई कमी नहीं है। लाखों ऐसे दुरुपयोग हो सकते हैं। तो साथियों, दुरुपयोग कब किया जाता है? दिन भर सुबह उठने से लेकर शाम तक हम हजार लोगों का स्टेटस देख लेते हैं, इधर उधर फेसबुक इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐप है, लोगों को पैसे कमाने ऐप उन्होंने बड़ा बड़ा के छोड़ दिए। तो वे लोग हमारे तक इस चीज की, इस प्रकार की चीजें पहुंचाते हैं, और हम उनके अंदर घुस जाते हैं। पता नहीं क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, और उनमें से क्या निकलेगा वो भी पता नहीं है, लेकिन पूरे दिन हम उसके अंदर वो देखते रहते हैं।
कारण यही है, हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं होने के कारण हम व्यस्त नहीं है, व्यस्त नहीं है इसलिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। फिर बात रही अंधविश्वास की। अंधविश्वास की बात है तो अंधविश्वास के अंदर भी मेरे हिसाब से सेम फार्मूला लागू है। लोगों के अंदर नॉलेज नहीं होने के कारण लोगों के पास जो चिपकाया जा रहा है वही ठीक है। पता है हमके हमारे घर पे कुछ ऐसे घुमक्कड़ लोग आते हैं और वो कहते हैं बेटा तेरी अब की बार नौकरी लग जाएगी, क्योंकि वो जेब में लेके आया है। बेटा अब की बार तेरे ये हो जाएगा, तेरे ऐसा हो जाएगा, तू वो करेगा, तू वैसे करेगा। और लोग तेरे से नफरत करते हैं, तेरे को काटते हैं, तू आगे बढ़ता है, ऐसे पीछे मतलब वो अपना फंडा अपनाते रहते हैं। और अपने वाले लोग पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं कि भगवान आए तो आज मेरे घर पे आए, पूरे देवता जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश सारे यहाँ आके चले गए और मेरे को आशीर्वाद देके चले गए, बेटा तू खुश रहे। और अपन उस दशे में रह जाते हैं। हमारे घर पे भोपा जी आए, हमारे घर पे बाप जी आए। कौन से? खुद के पापा को, खुद के पिताजी को जो होता है उनको जन्म देने वाला, उसको तो बापू भी नहीं कहते हैं। और जो दूसरा आता है उसे बाप जी कह के उनको बढ़िया आसन पे बिठाते हैं। हालांकि उसकी अगर असलियत देखी जाए तो वहाँ हालत खराब है। आगे मैं बात करूंगा लूट और तस्करी की। लूट और तस्करी की नौबत कब आती है? जब इंसान बड़ी मुसीबत में होता है और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो साथियों, ये जो हमारी समस्याएं थी और इन समस्याओं का हम समाधान ये चाहते हैं कि हमारे बेटों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले। ये कुरकुरे, ये फालतू की चीजें, ये जो मार्केट में बिक रही है पैसे कमाने के लिए, इनको बंद किया जाए। इनको बंद करके स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हैं, केमिकल से जो अलग चीजें हैं, वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। आज बहुत सारे किसान केमिकल के शिकार हैं, बहुत सारे किसान बीमारी के शिकार हैं। वो रहते तो शुद्ध हवा में है, शुद्ध वातावरण में, लेकिन वो केमिकल का वो खाना खा खा के अपनी जिंदगी को वहीं बर्बाद कर रहे हैं। कम उम्र में अंधे हो रहे हैं, दांत उनके टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, उनके घुटनों में बैंड बढ़ रहे हैं। वो कम उम्र के अंदर भी उनकी मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। ये सारी चीजें खाने की जो गलत तरीके से जो खाना खाते हैं उस कारण से ही ऐसा होता है। तीसरा जो हमारे बेटों को रोजगार और स्वरोजगार मिलना चाहिए। सरकार, संगठन, समाज सेवी सभी लोग आगे आकर हमारे बेटों के लिए, हमारे उनके भविष्य के लिए ऐसे कुछ समाधान जुटाएं। यहाँ खाने पीने की जरूरत की जो चीजें उनके लिए अलग अलग स्टार्टअप लगे, जो अलग अलग सारी जितनी चीजें हैं उनके लिए अलग अलग कारखाने लगने चाहिए, ताकि बाहर से हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े और यहाँ लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले। लोगों यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप जिस प्रकार से गुजरात में है। चौथी बात है बाल विवाह रोके और रिश्तों में मजबूती आए। हमारे रिश्ते मजबूत हो, एक दूसरे को देख के, परख के, समझ के, जानकर जानकर और फिर रिश्ते बने। और आडंबरों से मुक्ति, फालतू की ये आडंबर जो भोपे लफड़े हैं इनको साइड में किया जाए। सामाजिक सद्भाव, जो समाज में जाट, भील, मेघवाल, मुसलमान, इस प्रकार की जो ये जो धार्मिक कुछ ऐसी चीजें होती है, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। कोई खतरे में नहीं है, हम सभी एक जैसे हैं, सभी एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं। हमें क्या चाहिए? मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए। युवाओं को भी मान सम्मान चाहिए और वृद्ध लोगों को भी मान सम्मान चाहिए, सभी को प्रतिष्ठा चाहिए। हम एक दूसरे को काट के आगे नहीं बढ़ सकते। श्रेष्ठ मार्गदर्शन चाहिए। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित किया है, वे आगे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। और वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा मिले, यानी हमारी जो खेती है उसमें नवाचार किस प्रकार से होना चाहिए। हमारे संगठन, हमारे एनजीओ, हमारे सरकार सभी आगे आए, अभियान चलाएं, लोगों को ट्रेनिंग दे, किसानों को ट्रेनिंग दे, उन्हें प्रोत्साहन दे और इस प्रकार की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दे। नशा मुक्त समाज हमें मिले, कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो किसी की मजबूरी में अकेले में नशा कर रहा है। नॉर्मल कोई एक आध व्यक्ति वो अलग बात है, बाकी वाले युवा लोग हैं या और भी लोग हैं, उनको देखकर, उनकी कंडीशन को देखकर इनसे परहेज करें। और बड़े स्तर पे सामाजिक अनुष्ठानों के अंदर, राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर नशे को गुड बाय कहें। और 11वां हमारा पॉइंट है कि सामाजिक एकता व अखंडता। जो अपनी अपनी समाज है उनके अंदर भी एकता अखंडता होनी चाहिए और समस्त समाजों के अंदर भी एकता अखंडता होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह अभियान एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक अभियान है, जो जन सामान्य को बेटों के महत्व के प्रति जागरूक करने, उन्हें समान अवसर प्रदान कराने, सामाजिक अस्तित्व को मजबूत बनाए रखने, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने तथा मानवाधिकारों के प्रति
सभी की सोच में बदलाव करने का एक प्रयास है। इसलिए कृपया जाति और धर्म से ऊपर उठकर, यानी आप जो कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का नहीं है, जाति और धर्म से उठकर सभी आओ साथ में मिलकर इस अभियान का अहम हिस्सा बने और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। हम संपूर्ण राजस्थान में इस अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए एक सक्षम टीम बनाने जा रहे हैं और अतः आप सभी से निवेदन है कि इच्छुक समाज सेवी बंधु इस अभियान से जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करें। इस अभियान से जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है। आप सभी सज्जन इस अभियान से जुड़ सकते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर है वो है 7568656050। आप कभी भी इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके हर मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा और आप अगर कुछ भी सलाह मशविरा हमारे साथ करना चाहते हैं या हम आपके साथ करना चाहते हैं तो हमारा कन्वर्सेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से आपको सामाजिक सेवा ही करना है, इसके अलावा कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा फिलहाल। यानी कि इस अभियान के माध्यम से कोई अगर आर्थिक लाभ से जुड़े, कोई राजनीतिक लाभ से जुड़े, ऐसा आपका कुछ भी संभव नहीं है। हम ना धार्मिक मुद्दों पे बात करेंगे, ना राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे और ना आर्थिक मुद्दों पे बात करेंगे। हम समाज की समस्याओं पर बात करेंगे, उन समस्याओं के समाधान पर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप आगे आएँ, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और आप सभी अपने अपने जो अमूल्य ज्ञान को यहाँ पर हम सभी के लिए जो मार्गदर्शित करें। आप आगे आएँ और समाज को एकजुट करने में हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी का पुनः एक बार वीरमदेव बूढ़िया की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।